और खास बात बताऊं क्या है, मेरा जो ऑब्जर्वेशन है कि इंजीनियर्स तो निकाल ही लेते हैं 30 यस नंबर, यस यस, कॉमर्स वाले ही रहते हैं। कॉमर्स वाले रह जाते हैं हाँ, मोस्टली, जिन्होंने सीएज मैंने देखे हैं कि सीएस, रह हाँ, जाते हैं। उनको क्वांट रीजनिंग से डर लगता है और कैलकुलेटर की आदत होती है। यस। चाहत बड़ी हो तो जुनून और जागता है आगे बढ़ने का। तो 2020 में इन्होंने ठान लिया कि मैं रेगुलेटरी बॉडीज़ की तैयारी करूँगा। और उसके बाद मतलब काउंट करना भी मुश्किल है, इन्होंने कितने सारे अटेम्प्ट्स दिए रेगुलेटरी बॉडीज़ में। सेबी 4 बार दिया है, फाइनली अभी क्रैक किया है। आरबीआई 4 बार दिया है, एक मेंस लिखा है। पीएफआरडीए 3 बार दिया है, इफ्सका 2 बार दिया है, एफसीआई एजीएम दिया है, इरडाई 2 बार दिया है, एक इंटरव्यू दिया है, एनपीएस ग्रेड बी का भी इंटरव्यू दिया है। Hi everyone, need your attention for 2 minutes. So as you all know that SEBI Grade A 2025 results are out and we are kickstarting with the offline mock interviews, and today with me is a special guest Manish Goyal. So इन्होंने recently SEBI crack किया है। जर्नी अगेन बहुत इंस्पायरिंग है। मतलब कैन एनीबडी गेस हाउ मेनी एग्जाम्स ही वुड हैव गिवन आफ्टर डूइंग हिज पोस्ट ग्रेजुएशन? कितने एग्जाम्स इन्होंने दिए होंगे आज तक, कितने अटेम्प्ट्स? हाईएस्ट आपके दिमाग में क्या नंबर आता है? हाँ, 40? और मतलब ये नहीं है कि 40 कम है, 40 ज़्यादा भी हो सकता है। नॉर्मली 10-12 आता है। मैम ने 40 थोड़ा पहले ही उड़ा दिया। 34 है इनका नंबर, मतलब ही हैज़ गिवन 34 एग्जाम्स। बट कुछ इन्होंने 2019 से ये जीआईसी में काम कर रहे हैं, तो कुछ उसके पहले इन्होंने दिए थे। फिर 2020 में ही स्टार्टेड गिविंग रेगुलेटरी बॉडीज एग्जाम्स। तो उसके बाद भी ये 15-16 अटेम्प्ट्स दे चुके हैं रेगुलेटरी बॉडीज़ में अक्रॉस पीएफआरडीए, आरबीआई, सेबी, इफ्सका। कोई एग्ज़ाम नहीं छोड़ा है, मतलब नबार्ड ही नहीं दिया इन्होंने। वो जो कि एक बार दिया था। दिया है, नबार्ड भी दिया है। और इंटरव्यूज़ दिए हैं इन्होंने 3-4। पीएफआरडीए का दिया है, इरडाई का दिया है, आईएफसीएल का एक एग्ज़ाम होता है वो भी दिया इन्होंने, इंटरव्यू दिया है। और सेबी का फर्स्ट इंटरव्यू था, चौथा अटैम्प्ट था। 4 अटैम्प्ट आरबीआई के भी दिए हैं। तो मतलब लगे रहे यार। पहले 17 से पहले 19 तक दिए 15-20 एग्ज़ाम, फिर 20 से लेके 26 तक 15-16 एग्ज़ाम दिए हैं। फाइनली हैज़ क्रैक्ड। और सेल्फ मेड मैन है यार, ऐसा नहीं कि घर से बस पैसा बरस रहा था तो कोचिंगें लेते रहो और सालों साल बिता दो। खुद कोचिंग दे के, ट्यूशन्स दे के ही कुड सस्टेन हिमसेल्फ व्हेन ही वाज नॉट इनटू जॉब। तो बहुत मेहनती लड़का है। और मतलब ही इज़ लाइक के लगे रहो, नेवर गिव अप, ऑलवेज ड्रीम हाई। आई थिंक दैट्स द ट्रू मार्क ऑफ अ टॉपर। और इन्होंने हमारे बारे में लिखा है, थैंक यू एडुटैप, इट हेल्प मी अ लॉट इन द जर्नी ऑफ रेगुलेटरी एग्जाम्स, स्पेशली द इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट पार्ट इन सेबी। उन्होंने 100% यहाँ से किया है। ओवरऑल इट इज़ अ वेरी गुड सोर्स टू किक स्टार्ट योर जर्नी। थैंक यू मनीष, इट मीन्स अ लॉट। मनीष, ये हमारी वॉल ऑफ फेम है, सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू जस्ट पुट दिस अपॉन दिस वॉल ऑफ फेम। थैंक यू। यहाँ से आप इसको लगा सकते हैं, यहाँ से। ये उल्टा डाल दिए, सॉरी। Manish, this is a badge of honor, Achievers badge from our side. थैंक यू। लगा दूं यहाँ पे? यस श्योर। इधर थोड़ा आप देखेंगे ताकि कैमरे में आ जाए। Manish's mother is very excited to watch this interview. I hope she likes it. And this is a big book. I think it would be 3 Peaks to Financial Freedom. So I hope you would enjoy it, and you would need it more now since you would be earning good amount of money. Yeah, thank you sir, thank you. Thank you everybody. So if anybody has any questions. मेरा क्वेश्चन तो जो आपसे आपने स्टार्ट किया, मतलब इतना मोटिवेशन बहुत बढ़िया, बिकॉज आप जॉब में भी थे, तो व्हाट केप्ट यू मोटिवेटेड कि मुझे देने ही है? 17-18 तो बहुत ज़्यादा नहीं। एक्चुअली जैसे मैंने इंटरव्यू में बताया कि लाइक जब तक आप एलिजिबल आप देते रहो। इफ़ यू वांट ए गवर्नमेंट जॉब स्पेसिफिकली इन रेगुलेटरी, इट्स ए प्रोसेस, इट्स नॉट ए टारगेट। तो प्रोसेस में रहोगे तो मिलेगी, नहीं रहोगे तो फिर वो एक सेटबैक, 2 सेटबैक के बाद अगर आप निकल गए तो फिर निकल गए। तो एवरीबडी हैज़ ओन जर्नी, एवरीबडी हैज़ ओन डेस्टिनी, और अपना भी लक होता है। तो कहीं ना कहीं वही है कि आप प्रोसेस में रहो। जैसे जॉब तो कर ही रहा था मैं, तो इट्स नॉट लाइक कि मैं खाली था।
तो इट्स लाइक कि जॉब के साथ साथ भी देते रहे, दैट्स ऑल। एनीबॉडी एल्स, कोई क्वेश्चन पूछना हो? We'll then have a big round of applause for Manish. And he is of the view that the team is doing really good work. He was very much impressed by the offline mock interviews which we conducted for SEBI for the first time. He gave his mock interview in Mumbai. So thank you to all of you also for doing such a great work. Thank you everybody. Hi everyone, welcome back to EduTap. So guys, as we all know, SEBI results are out. तो अब इंटरव्यूज़ की एक झड़ी सी लग जाएगी और आज मेरे साथ हैं स्पेशल गेस्ट जिन्होंने सेबी ग्रेड ए 2025 में इसको बहुत अटेम्प्ट्स के बाद, बहुत मेहनत के बाद क्लियर किया है। तो आई वेलकम मनीष गोयल टू आवर चैनल टुडे एंड आई एम श्योर कि जितना स्ट्रगल इन्होंने किया है, जितनी मेहनत इन्होंने की है, उससे आपको इंस्पिरेशन तो मिलेगी ही, साथ ही साथ में बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी भी आपको मिलेगी। और फाइनली मनीष, गुड टू सी यू बनिया। मैं काफ़ी देर से वेट ही कर रहा था कि यार कोई तो बनिया है जो सेबी को क्रैक करे। सो इट्स रियली नाइस टू सी यू हियर। मैं मनीष के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, फिर मनीष से ही उनकी पूरी कहानी, पूरी स्ट्रैटेजी के बारे में जानेंगे। तो मनीष इज़ ग्रेजुएट इन बीकॉम 2017 में की थी। उन्होंने मास्टर्स भी की है एमकॉम फ्रॉम दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। मनीष, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग समवेयर। इनकी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की जर्नी बहुत ही, मैं क्या बोलूँ, एक्साइटिंग है, इंस्पायरिंग है। आज तक कुल मिला के इन्होंने 34 एग्ज़ाम्स दिए हैं, जिसमें एसएससी, बैंक क्लरिकल, बैंक पीओ, जीआईसी, बहुत सारे एग्ज़ाम दिए हैं। फाइनली इन्होंने 2019 में अपना फर्स्ट जॉब लिया था जीआईसी में, जहाँ पे अभी भी ये काम कर रहे हैं। जीआईसी में 2019 में जॉब लेने के बाद कहते हैं ना कि चाहत बड़ी हो तो जुनून और जागता है आगे बढ़ने का। तो 2020 में इन्होंने ठान लिया कि मैं रेगुलेटरी बॉडीज़ की तैयारी करूँगा। और उसके बाद मतलब काउंट करना भी मुश्किल है, उन्होंने कितने सारे अटेम्प्ट्स दिए रेगुलेटरी बॉडीज़ में। सेबी 4 बार दिया है, फाइनली अभी क्रैक किया है। आरबीआई 4 बार दिया है, एक मेंस लिखा है। पीएफआरडीए 3 बार दिया है, इफ्सका 2 बार दिया है, एफसीआई एजीएम दिया है, इरडाई 2 बार दिया है, एक इंटरव्यू दिया है, एनपीएस ग्रेड बी का भी इंटरव्यू दिया है। तो मनीष, इट्स बीन अ वेरी टफ जर्नी, मे बी एक्साइटिंग फॉर यू, बिकॉज जब जुनून ऐसा होता है कि हम एग्ज़ाम पे एग्ज़ाम देते रहते हैं तो पता भी नहीं लगता कि मेहनत हो रही है, उसको हम एंजॉय करते हैं। और मनीष एक सेल्फ मेड मैन है। मैं ये बोलूँगा कि घर में फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ भी थी, पर मनीष ने खुद को उस काबिल समझा कि साथ में ट्यूशन्स भी पढ़ाई और अपनी एक्सपेंसेस को स्पॉन्सर किया, अपनी जो लाइफ में जो करना चाहते थे आज वो कर पा रहे हैं। तो मनीष, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि जब आपका सिलेक्शन हुआ तो कैसा लगा, फीलिंग क्या थी उस टाइम पे, और सबसे पहले आपने किसको इन्फॉर्म किया? सर जब सिलेक्शन हुआ, आई वॉज इन द ऑफिस, लाइक मैंने ऑफिस एंट्री किया था, सुबह सुबह आया था रिजल्ट 10:30 बजे। एंड व्हेन आई सो माय रोल नंबर, आई वाज शिवरिंग एनीथिंग, लाइक आई कांट बिलीव इट, लाइक इतने सालों के बाद फर्स्ट टाइम आई एम गेटिंग इनटू सेबी। एंड फर्स्ट कॉल मैंने डेफिनेटली अपनी मम्मी को ही किया। मदर्स आर लाइक नो गॉड टू अस। आपकी पूरी जर्नी को देखकर मुझे एक क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है कि 2019 में आपका जीआईसी में हो गया था, बहुत सारे एग्ज़ाम देने के बाद फाइनली आपने 2-3 एग्ज़ाम क्रैक किया, आपने जीआईसी ज्वाइन किया। yes. तो बंदा एक बार सोचता है कि ठीक है अब सेटल हो गया हूँ, ठीक ठाक सैलरी है, काफ़ी लोग सेटिस्फाई हो जाते हैं, जॉब में मशरूफ़ हो जाते हैं, शादी कर लेते हैं। आप सेटिस्फाई नहीं हुए, आप में एक आग थी। तो वो आग कैसे जली, मतलब व्हाट वाज दैट फर्स्ट इंस्टेंस जब आपको लगा कि यार रेगुलेटरी बॉडी इज़ अ गुड करियर, मुझे अब ये करना ही करना है? तो वो क्या इंस्टेंस था, क्या ट्रिगर था जहाँ से आपको वो इंस्पिरेशन मिली? एक्चुअली सर जब मैं एमकॉम डीएससी से कर रहा था तो हमारे उधर उस टाइम के आरबीआई डिप्टी गवर्नर मिस्टर विरल आचार्य जी आए थे फॉर ए समथिंग कॉन्फ्रेंस। एक्चुअली आई एम फॉरगेटिंग कि एक्चुअल किस वे से आए थे, बट आई थिंक कोई कॉन्फ्रेंस था, आई अटेंडेड दैट कॉन्फ्रेंस। उस टाइम मेरे को एक ड्रीम आया कि लाइक मुझे भी डिप्टी गवर्नर बनना है, समथिंग लाइक दैट। तो आई वाज लाइक कि वो तो रेगुलेटरी बॉडीज़ में जाके ही होगा। तो देन उसके बाद मेरा जीआईसी जब हुआ, देन आई स्टार्टेड जर्नी फॉर माय रेगुलेटरी बॉडीज़, बिकॉज उससे पहले फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट था, तो आई नीड ए जॉब फर्स्ट, सो दैट्स वाई आफ्टर गेटिंग ए जॉब आई स्टार्टेड फॉर द रेगुलेटरी। तो विरल आचार्य ने ऐसी किक दी कि 2020 से 2026 तक वो आग जलती रही। यस यस। एक और क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है कि आपने बोला कि आरबीआई आपका ड्रीम जॉब बन गया। यस। तो हाउ कम यू स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर ऑल दीज एग्जाम्स अलॉन्ग विद आरबीआई, सेबी, पीएफआरडीए, इफ्सका?
क्योंकि काफ़ी लोगों को लगता है कि डाइल्यूट हो जाएगा एफर्ट, वो आरबीआई Yes. को ही करते रहते हैं, आरबीआई में ही 3-4 साल लगे रहते हैं, कईयों का हो भी जाता है, कईयों का नहीं भी होता। Yes. सो आपको क्या मतलब ऐसा आपके ज्ञान चक्षु खुले कि आपको लगा कि नहीं भाई आरबीआई के साथ सारे एग्ज़ाम दूंगा? सर आरबीआई का तो ऐसा था कि डेफिनेटली वो एक ड्रीम था, बट मेरा ये मानना है कि आप जो ड्रीम देखते हो लेकिन भगवान आपका कुछ और ही ड्रीम देख रहा होता है सम टाइम। तो मैं दे रहा था आरबीआई भी, जैसे आपने बताया, लेकिन साथ साथ जब सेबी का जब सिलेबस चेंज हुआ एज इन 2020 आई थिंक इट वाज चेंज्ड, एंड मेरा कॉमर्स बैकग्राउंड ही है कहीं ना कहीं, तो मेरे अंदर ये है कि अगर मैं कोई एक रेगुलेटरी बॉडीज़ में चला जाता हूँ फर्स्ट, देन मैं आरबीआई तो फिर भी दे सकता हूँ, बिकॉज I had age on my side, because at 21 22 I got my job in GIC, so I had 8 years after that. So that's why I think कि okay, any regulatory will go, but at the end I will go for RBI. तो आपका कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं इतने सारे एग्जाम्स की तैयारी कर रहा हूँ फिर आरबीआई को उतना टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, शायद एफर्ट डाइल्यूट हो रहा है? सर नहीं, बिकॉज जो अपना कॉमर्स बैकग्राउंड था उसके लिए मुझे जो लगता है कि मैं कहीं ना कहीं मैं उसको टैकल कर पा रहा था कहीं ना कहीं, बट आरबीआई के लिए डेफिनेटली इट रिक्वायर टाइम, सम गुड टाइम। यस, वो थोड़ा सा तो रहा कहीं ना कहीं डाइल्यूट हुआ, बट कहीं ना कहीं अब आप आज देखो तो आरबीआई नहीं हुआ बट ये हो गया, तो कहीं ना कहीं एडवांटेजेस भी हैं, एडवांटेज भी है और भी। डिसएडवांटेज भी है। हाँ, इतने सारे एग्जाम्स आपने दिए, मतलब सेबी, आरबीआई 4 बार, पीएफआरडीए 3 बार, इफ्सका 2 बार, और इंटरव्यूज़ आपने एक आईआईटीआई के दिया, एक एनपीएस का और अभी सेबी का जिसमें आपका हो गया एंड वन मोर इज आईएफसीएल भी दिया इन्होंने। यस। तो मतलब फिर भी मतलब तकरीबन 15 एग्ज़ाम दिए और 4 इंटरव्यू दिए, तो एक ऐसा होता है ना, हम थक जाते हैं कई बार Yes, sir. कि बस हो गया यार, क्योंकि हर बार एग्ज़ाम दो, कभी मेंस ना होना, कभी इंटरव्यू ना होना, फिर अगले दिन सुबह उठकर फिर देखो कि कौन सा एग्ज़ाम देना है, वही किताबें पढ़नी, वही रूटीन करना, ऑफिस से आके लोग इन्जॉय कर रहे हैं, हम लगे पड़े हैं किताबों sir. में। तो वो ऐसा लगा नहीं कि यार इससे बाहर जाता हूँ, लाइफ एंजॉय करता हूँ? वो मोटिवेशन कहाँ से आती थी कि आप लगे रहे, मतलब 6 साल तो आप रेगुलेटरी बॉडी के लिए लगे रहे, उससे पहले जीआईसी के लिए लगे रहे? सर जो पहले वाला जीआईसी से पहले का जो स्ट्रगल था डेफिनेटली वो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट की वजह से ही था कि बिकॉज आई डिडंट वांट टू गो टू द प्राइवेट सेक्टर, बिकॉज वहाँ पे जॉब सिक्योरिटी नहीं होती, तो मुझे जॉब सिक्योरिटी का ही मेन था जो मोटिवेशन मुझे मिला कि हाँ आई हैव टू गो टू गवर्नमेंट जॉब। व्हेन आई गेट द गवर्नमेंट जॉब, उसके बाद मुझे जो मेरा ड्रीम था आरबीआई डेफिनेटली उसके लिए लगा, बट कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि जब आप करते हो और जब तक मैं एलिजिबल हूँ, मेरा जो मोटो है कि नेवर गिव अप, तो जब तक आप एलिजिबल हो आप देते रहो। ठीक है, आपका सिलेबस रिपीटेटिव होता है, डेफिनेटली होता है, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर आप दोगे नहीं तो आप क्रैक कैसे करोगे? आज अगर मैं 28 का भी अगर मैं सेबी ग्रेडे जा रहा हूँ, दैट इट्स अचीवमेंट फॉर मी पर्सनली, बिकॉज लोग 30 में भी नहीं क्रैक कर पाते हैं और लोग 21 में भी क्रैक कर पाते हैं, बट इट्स अ प्रोसेस। तो यू कांट से कि ओके ये यहाँ ख़त्म हो गया, यू हैव टू गिव until you are eligible, मतलब फाइट टिल द लास्ट मोमेंट वाला एटीट्यूड रखना पड़ेगा। यस डेफिनेटली। और जो बाहर से लोग देखते हैं ना, कभी कभी उनको लगता है कि यार कॉमर्स वालों के लिए तो बड़ा आसान होगा, है ना, ये तो कर लेंगे, इनको तो एज मिलेगा। तो बीइंग ऑन दिस साइड नाउ, आपको भी देखो 3-4 अटेम्प्ट लग गए, शायद 1-2 अटेम्प्ट में तो आपने ऐसे ही दे दिया हो, आपने भी कॉन्फिडेंस में कि हो जाएगा, या अच्छे से पेपर को ना समझाओ। बट व्हाट वुड बी योर मैसेज टू कॉमर्स एस्पिरेंट्स हु आर वाचिंग दिस? आपने जो कॉमन मिस्टेक्स की, और नॉन कॉमर्स वालों को भी आप क्या बताना चाहोगे, क्योंकि उनको बहुत डर लगता है कि हम तो कॉमर्स वालों से कम्पीट ही नहीं कर पाएंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल सर, ऐसा कुछ नहीं है कॉमर्स नॉन कॉमर्स, बिकॉज सेबी सबके लिए खोलता है, सबके लिए एग्ज़ाम प्रिपरेशन होती है। सेबी का जो सेट ऑफ पैटर्न है, कॉमर्स बैकग्राउंड लगता है, बट इट्स नॉट लाइक यू कांट डू इट। एनी नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड गाइज कैन डू इट इन 5 to 6 months। फॉर कॉमर्स बैकग्राउंड इट मे टेक 3 to 4 months। वो टाइम का कंस्टेंट होता है थोड़ा। बट कॉमर्स बैकग्राउंड वालों के लिए मैं कहना चाहूँगा, जो मैंने गलती करी कि फर्स्ट जो मैंने 2 अटैम्प्ट दिए वो मेरी ईगो में लेके दिए कि नहीं मेरा तो हो जाएगा, 2-3 सब्जेक्ट छोड़ दिए थे कि ये तो हम कर ही लेंगे, तो पढ़े हुए हैं। फिर पता चला कि नहीं, it's not that much easy, competition is very high, and even non-commerce background is also getting the job, even I am commerce background, I am not getting the job. So after 2022 I started full proof, जो deep study होती है वो की, एक बार की, and then उसके बाद revision, multiple revision require
any exam require multiple revision. So that's why I thought कि I'm saying कि like commerce background हो non commerce background doesn't matter, you have to prepare, then you have to prepare. It may take 1 year for somebody, it may take 1 month for somebody. इट्स नॉट अबाउट द बैकग्राउंड, इट्स अबाउट कि आप अपने बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग टाइम कितना लगा रहे हो, Yes. उससे आप जस्टिस कर पाओगे. Yes. आपने रिवीजन की भी बात किया, मुझे सच सच बताना कि ये 3-4 साल में आपने सेबी का कंटेंट कितनी बार रिवाइज किया? सर 10 बार, 20 बार या सिर्फ 2-3 बार? डेफिनेटली कम से कम 5-6 बार तो हो ही गया होगा. हो ही गया होगा. पूरा चार्ट रखा था मतलब. चार्ट तो रखा था सर, लेकिन बट वही है कि धीरे धीरे हम सीखते चले गए, अपनी कमियों को निखारते चले गए. आपने फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स की बात की थी कि आपके कुछ फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स थे, मैं उनकी डिटेल्स में नहीं जाऊंगा. बट हैविंग फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स कैन ब्रेक समबडी और इट कैन गिव अ न्यू काइंड ऑफ मोटिवेशन टू समबडी. आपके केस में क्या था? मतलब क्या फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट से एक मोटिवेशन आ रही थी कि लाइफ में अब तो बड़ा ही कुछ करना है ताकि इस सिचुएशन से बाहर निकल सकूं? यस सर, डेफिनेटली. जैसे बोलते हैं कि अपना जो फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट जब भी किसी आदमी को होता है तो वो 2 तरह के चीज आदमी होते हैं कि एक तो सोचता है कि भाई मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं हो सकता, मैं ऐसा ही रहने वाला हूँ. बट मेरा ऐसा नहीं था कभी. मुझे था कि नहीं, अगर है भी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट कोई बात नहीं, अगर मेरे पास एजुकेशन तो है, एटलीस्ट आई हैव रेड, आई हैव डन BCom, आई एम डूइंग MCom. सो लोगों को तो वो एजुकेशन भी शायद नहीं मिल पाती होगी. तो अगर मेरे पास एजुकेशन है, फाइनेंस ही तो नहीं है, तो आई कैन डू समथिंग विद माई एजुकेशन. तो मैंने फिर ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट किया एंड आई गोट ए गुड लाइक आई जैसे मैं डिस्क्लोज कर सकता हूँ, लाइक एट दैट टाइम आई वाज अर्निंग 15,000 पर मंथ, जो मेरे लिए काफ़ी था. बहुत था. तो कहीं ना कहीं वो भी एक रहा कि ठीक है, आप मोटिवेट हो गए हो, ठीक है, आप मतलब आपको अंदर से आ गया कि आप पैसा कमा सकते हो. फर्स्ट आपके अंदर यही आना चाहिए कि आपके पास पैसा, आपके पास कुछ ऐसा स्किल नॉलेज है कि आप कुछ कमा सकते हो. उसके बाद आप ये सोचते हो कि वो स्किल नॉलेज आपकी और कहाँ बेटर हो सकती है. तो दैट्स इज़ योर लाइक गवर्नमेंट एग्जाम्स में भी. तो वो मेरा एक फ्यूल रहा कहीं ना कहीं, और डेफिनेटली वो आज भी है, आगे भी रहेगा. फाइनेंशियल तो हमेशा ही एक मोटिवेशन रहा ही है, मनी इज़ ऑलवेज ए मोटिवेशन. बट उसके साथ साथ फिर हम लाइफ भी जीना सीखते हैं. नहीं, सही बात है आपकी. पैसा बहुत ज़रूरी है लाइफ में. यस. कहते हैं कि पैसा सिर्फ वही बोल सकता है कि ज़रूरी नहीं है जो पैसा कमा के बैठा. यस. आप जॉब भी करते थे और आपने बताया कि आप बहुत बड़े पोर्टफोलियोज भी मैनेज करते थे, CAG का ऑडिट भी करते थे. तो इट वुड बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग टास्क. ऐसा तो नहीं होगा कि शायद 10 बजे गए और 4 बजे तक काम ख़त्म कर दिया. मतलब एटलीस्ट 9 to 6 प्रॉपर जॉब होगी, शायद लेट भी रुकना पड़ता होगा. मतलब मेरा क्वेश्चन ये है कि जॉब आपकी हेक्टिक होगी शायद, या नॉर्मल टाइमिंग्स तो होंगे, तो जॉब के साथ आपने टाइम कैसे मैनेज किया? मतलब सेबी जैसे एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए 1-1.5 घंटा पढ़ के तो कुछ बनता नहीं है. सर यू आर राइट कि लाइक जॉब के साथ थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है मैनेज करना, डेफिनेटली. एंड मैं जैसा हूँ, मैं सुबह उठ नहीं सकता जल्दी, तो मैं सुबह नहीं पढ़ सकता. तो मैं तो हमेशा रात को ही, जितना हुआ मैंने रात को ही पढ़ा, या फिर सैटरडे संडे में मिलता है तो सैटरडे संडे में जितना हम कवर कर पाते थे उतना किया. दूसरा ये है कि सेबी जैसे एग्ज़ाम थोड़ा सा, आप ये कह लो कि अगर मैं कंपेयर करूँ RBI से या नाबार्ड से, तो उनका ऐसा रहता है कि थोड़ा डायनामिक सिलेबस है. सेबी का 90% या 80% आपका स्टैटिक सिलेबस है. तो आप उसको एक बार अपनी लाइफ में एक बार अच्छे से पढ़ के 3-4 महीने पढ़ के उसको कवर कर लो, देन आप रिवीजन करो, तो आपका कहीं ना कहीं वो आपका एड ऑन होता रहेगा. फर्दर अटेम्प्ट्स में कहानी आसान हो जाती है. यस, डेफिनेटली. चलिए आपकी प्रिपरेशन के बारे में बात करते हैं मनीष. तो मनीष के पास एडुटैब का कोर्स भी था और भी कुछ कोर्सेज थे, वो मनीष बताएंगे. तो एडुटैब का जो कोर्स था इनके पास, हमारा सिल्वर कोर्स था विच वॉज फेज 2 ओरिएंटेड फॉर RBI एंड सेबी, क्योंकि RBI भी इन्होंने 4 बार दिया है. मनीष हमारे ऑफलाइन पेड मॉक इंटरव्यू का भी पार्ट थे, जो कि हमने मुंबई में करवाए थे. तो मनीष ने उसमें भी एनरोल किया था एंड अकॉर्डिंग टू मी इट वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस. तो मनीष, सबसे पहले मैं यही बोलूँगा कि हालांकि बहुत डिटेल में आप बता सकते हैं कि आपके क्या सोर्सेज थे, बट थोड़ा सा क्विकली अगर आप मुझे बता सकें कि आपने क्या क्या सोर्सेज किस किस सब्जेक्ट के लिए कहाँ से यूज़ किया. सो फॉर ए बिगनर पर्पज़, लाइक जब मैंने स्टार्ट किया था तो डेफिनेटली मैंने एडुटैब का ही सहारा लिया, क्योंकि इट्स लाइक ए कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स. अगर आपको अपना बेस रेडी करना है, आपको किसी एग्ज़ाम के बारे में डीपली समझना है, स्पेसिफिकली रेगुलेटरी,
तो कहीं ना कहीं एडुटैप आपकी हेल्प करता है, और वो मेरे भी की उसने, और मैं हर साल एडुटैप का कोर्स लेता हूँ और मैंने लिया भी है 2022 से, और हो सकता है मैं आगे भी लूँ फॉर मेरी फाइनेंस करंट अफेयर एंड समथिंग लाइक दैट। इट्स अ गुड कोर्स। सो एडुटैप आपका बिगिनर लेवल पे अगर कोई है या इंटरमीडिएट लेवल पे भी अगर कोई है तो डेफिनेटली आपकी हेल्प करता है। और ये कह सकते हो कि आपकी जो एग्ज़ाम जर्नी है उसमें एक सप्लीमेंट काम करता है। इट्स लाइक ए वाटर जो आपको चाहिए आपको खाने के साथ। देन आपका होता है कि जैसे मैंने जो लिया था एक वो CA रमन लूथरा करके सर हैं, उनका भी एक कोर्स लिया था। वो मेरे लिए रिवीजन पर्पज़ के लिए मेरे को काफ़ी हेल्प किया उसने कुछ सब्जेक्ट्स के लिए। एंड उसके बाद जो आपका जो डीप स्टडी की मैं बात करता हूँ तो वो जो प्रॉपर सोर्स होते हैं लाइक ICAI के मटेरियल्स हो गए, आपके यूट्यूब वीडियोस होती हैं, वन शॉट रिविजन्स होते हैं ICAI के, वहाँ से भी मैंने किया। तो इट्स लाइक ए मल्टीपल थिंग्स। सब्जेक्ट वाइज भी मैं आपसे पूछना चाहूँगा, इकोनॉमिक्स आपने कहाँ से किया, मतलब मेजर सोर्स? एडुटैप। मैनेजमेंट? एडुटैप। कॉस्टिंग? कॉस्टिंग यूट्यूब वीडियोज़ एंड एडुटैप। यूट्यूब वीडियोस आपने बताया शायद कोई यूट्यूब चैनल फॉलो करते Yes. थे आप, तो नाम बता सकते हैं आप? श्योर। इट्स एक सर है परनव पोपट करके, उनका प्लेलिस्ट है पूरा, न्यूमेरिकल्स के ऊपर भी है एंड आपका थियरीज़ के भी ऊपर भी है, और उन्होंने ICMI के क्विज़ भी करा रखे हैं, तो काफ़ी हेल्प हुई मेरे को उससे। अकाउंट्स? एडुटैप प्लस आपका 11th की कुछ बुक है तो उसमें भी कुछ है, जैसे अकाउंटिंग रेशियोज़ एंड CFS। एंड उसके अलावा ICAI के जो कुछ टीचर्स हैं उन्होंने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बेसिकली मैंने वहाँ से किए हैं। कंपनी लॉ? कंपनी लॉ एक्चुअली मेरा पेन पॉइंट था स्टार्टिंग में, बिकॉज मैं रट नहीं सकता उस लेवल का जो सेक्शंस है, जो आपका लिमिट्स हैं, बेसिकली डेज हैं। मेरे लिए कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट, टू बी फ्रैंक, मेरे लिए कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट काम नहीं किया। तो फिर मैंने सोचा कि कुछ तो ऐसा होगा। एक बार तो मैंने ICAI का मटेरियल उठा के भी पढ़ना स्टार्ट किया, बट उसमें भी 20 40 पेज देखे मैं तो डर गया था एक सब चैप्टर का। फिर मेरे को एक यूट्यूब प्लेलिस्ट मिला, आई विल टेक द नेम बिकॉज आगे वाले अगर बच्चों को लगे तो उनको भी हेल्प हो पाए। तो स्वामी कॉमर्स जोन करके एक प्लेलिस्ट है, तो उनका वैसे तो उनका 3-4 साल पुराना ही वीडियोज़ में देखता था क्योंकि वो रिलेवेंट है आज भी। तो उन्होंने क्या किया हुआ 1 घंटे में पूरा एक चैप्टर करवाया हुआ, वो मेरे को बहुत हेल्प किया। आज भी मेरे दीवार पे उनके नोट्स बना के मैंने चिपकाए हुए हैं और मैं उनको ही फॉलो किया 2 साल तक। और फाइनेंस, लास्ट सब्जेक्ट? फाइनेंस इज समथिंग विच हॉन्ट्स एवरीबडी बिकॉज इट्स अ वास्ट। डायनेमिक है थोड़ा, मतलब फाइनेंस थोड़ा डायनेमिक है। डायनेमिक है, यस। एंड इट्स लाइक 40-50% यू स्टैटिक एंड 40-50% योर करंट। और मैं ये कहना, मेरी जो होल जर्नी में मुझे ये समझ आया कि फाइनेंस आप 100% कवर कहीं से नहीं कर सकते, चाहे आपने कितने ही सोर्सेज ले रखे हो, आप नहीं कर सकते बिकॉज इट्स रैंडम। जैसे आपकी बार भी इनकम टैक्स से कुछ सेक्शन पूछ लिया, कभी GST से सेक्शन पूछ लिया, कोई ऐसी चीज़ पूछ ली जो बिल्कुल ही इनकम टैक्स GST बड़ा भी इतना है कि आप नहीं सारा कर सकते पढ़ोगे हो। तो उसमें से अगर एक क्वेश्चन आया तो एफर्ट वेस्ट चला जाएगा। यस। तो मेरे लिए तो जो काम किया आपकी बार फाइनेंस, जो मैं पहले नहीं कर पाया मेरे पिछले 3 अटैम्प्ट में, कि एक तो मैंने SEBI FAQs से किया। SEBI FAQ मैंने टू द पॉइंट पढ़ा, जितना भी था सारा पढ़ा। उसके अलावा उसमें एक ग्लोसरी करके एक PDF है, उसमें लगभग 70-80 पेजेस हैं, जिसमें एवरी पेज पे डेफिनेशंस हैं। तो उन डेफिनेशन से मैंने देखा कि आज तक एक दो क्वेश्चन आते ही हैं, अब की बार भी आया था और आगे भी आते रहेंगे। तो वो एक अच्छा सोर्स बना फाइनेंस के, कम से कम 3 या 4 क्वेश्चंस राइट करने का। उसके बाद आपका SEBI सर्कुलर, RBI सर्कुलर एडुटैप से कर लिया, या कोई एक आधा कोई और मिल गया तो कर लिया। उसके बाद आपका जो मेन रहता है स्टैटिक पोर्शन, तो स्टैटिक पोर्शन तो आप जैसे एडुटैप का भी कर सकते हो, या आपको कहीं और से समझ आता है तो आप उससे भी कर सकते हो, बिकॉज इट्स स्टैटिक, इट विल नॉट चेंज। आप मेन उसकी साइट पे भी जाके कर सकते हो। और एक सबसे मेन रहता है कि जो आपका अब जो भी लिंक, जो भी साइट है, मान लो आप SEBI की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो SEBI की प्रिपरेशन कर रहे हो तो SEBI की साइट पे आप नीचे जाओगे तो रिलेटेड साइट्स मिलती है, रिलेटेड लिंक्स मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल SEBI के जाओगे तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटीज़ कमीशन का मिलता है, NCFE का मिलता है, तो उसके भी अबाउट पढ़ने चाहिए, उससे भी क्वेश्चन आते हैं। उसमें से काफ़ी क्वेश्चन आए हैं पिछले 2-3 साल में। तो मैं फेज़ 1 के सोर्सेज तो इनसे नहीं पूछूंगा, क्योंकि जो बंदा 34 एग्ज़ाम दे चुका है उसको शायद सोर्सेज भी नहीं याद होंगे, क्योंकि क्वांट रीजनिंग इतना फंडामेंटल लेवल पे सही हो जाता था कि उनको शायद कुछ सोर्सेज की ज़रूरत नहीं पड़ी होगी, और यही इन्होंने मुझे बताया। चलिए अब हम थोड़ा सोर्सेज तो मैंने सुन लिए, थोड़ा स्ट्रैटेजी के बारे में पूछ लेते हैं। तो हालांकि आपने फेज़ 1 की तैयारी नहीं की क्योंकि आपका क्वांट रीजनिंग पहले ही अच्छा था, एग्ज़ाम दे रखे थे, बट फिर भी आप मतलब
एक एस्पिरेंट है जो जिसका क्वांट रीजनिंग अच्छा है, आप उसको क्या करने बोलेंगे? मतलब मॉक टेस्ट करने बोलेंगे, प्रैक्टिस करने के लिए बोलेंगे, क्या बोलेंगे? अगर पर्टिकुलर सेबी की बात करो और किसी ने IBPS PO क्लर्क के एग्ज़ाम दे रखे हैं तो उसको क्वांट रीजनिंग पे उतना टाइम खर्च करने की ज़रूरत नहीं। अगर किसी को लगता है कि मेरा थोड़ा कम है तो नोटिफिकेशन के बाद भी 2-4 मॉक देगा तो निकल सकता है। बट अगर किसी का नहीं अच्छा है तो ही हैज़ टू प्रिपेयर। यस टू प्रिपेयर, मतलब उसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। लाइटली नहीं लेना क्योंकि चाहिए, क्योंकि मेरे ऐसे कई दोस्त हैं जिनका एक नंबर से भी पेपर 1 रह गया है, पेपर 2 अच्छा हुआ है। और खास बात बताऊं क्या है, मेरा जो ऑब्जर्वेशन है कि इंजीनियर्स तो निकाल ही लेते हैं 30 Yes, नंबर, yes, कॉमर्स वाले ही रहते हैं। कॉमर्स वाले रह जाते हाँ, हैं मोस्टली। CAs मैंने देखे हैं कि रह जाते हैं। उनको क्वांट रीजनिंग से डर लगता है और कैलकुलेटर की आदत होती है, Yes. तो वो रह जाते हैं। तो भैया कॉमर्स बैकग्राउंड है और बैंकिंग के एग्जाम्स नहीं दिए हैं तो प्लीज़ पेपर 1 को लाइटली मत लेना। पेपर 2 यस कि आपने सोर्सेज तो बता दिए, थोड़ा स्ट्रैटेजी के ऊपर पूछूंगा। सबसे पहले क्या कोई सीक्वेंस था? हालांकि आपने 4 साल तैयारी की है, तो फिर भी क्या फर्स्ट अटेम्प्ट में कोई सीक्वेंस था, या अभी आपको लर्निंग से लगे कि ये सीक्वेंस होना चाहिए भैया, इस सीक्वेंस में सब्जेक्ट्स को पढ़ना चाहिए तो थोड़ा सा इजी रहेगा? क्योंकि स्टडिंग 6 सब्जेक्ट्स टेक्स अ लॉट ऑफ योर, इट्स एन ओवरवेलमिंग थिंग। मेंटल हेल्थ भी आपकी डिटरेट होने लगती है कि 6 सब्जेक्ट कैसे पढ़ेंगे। तो सर वैसे तो पहले स्टार्टिंग के 2 अटेम्प्ट्स में मैंने ऐसी कोई स्ट्रेटजी वैसे नहीं अपनाई थी, बट आफ्टर 2022 आई थॉट, मतलब बैठा और समझा कि क्या है सब्जेक्ट्स। तो जैसे सेबी के सिलेबस में 4 सब्जेक्ट तो आपके स्टैटिक ही है, लाइक अकाउंट्स, आपका इकोनॉमिक्स, आपका मैनेजमेंट, कॉस्टिंग, कंपनी एक्ट। तो पहले मैं तो ये कहूँगा कि पहले मंथ 1 महीना आप कॉस्टिंग और उसके साथ आप कंपनी एक्ट कर सकते हो, तो 1 महीना आप 2 करो, वो कंप्लीट हो जाता है। लेकिन डीप स्टडी करो, कोचिंग से भी करो, सो मेन सोर्स से भी करो, जहाँ से भी आपको सही लगे, अच्छा लगे। उसके बाद आप नेक्स्ट 2 मंथ दे दो आप अकाउंट्स को और मैनेजमेंट को, तो ताकि आपके 4 सब्जेक्ट ऐसे हो जाए जहाँ पे आपको कोई हिला ना पाए एटलीस्ट, और रिवीजन कर पाओ आप। क्योंकि जब आपका, और ये नोटिफिकेशन के बाद नहीं करना है, ये नोटिफिकेशन से पहले कर लेना है। नोटिफिकेशन के बाद तो टाइम नहीं मिलता, वो सिर्फ रिवीजन का होता है। नोटिफिकेशन आता ही रिवीजन के लिए है, नोटिफिकेशन तैयारी के लिए नहीं आता है। तैयारी आपकी पहले ही होती है। युद्ध की तैयारी तो पहले ही होती है। युद्ध में नहीं होती है। जब एनिमी आगे खड़ा ही है तो फिर कहेंगे युद्ध। और स्कोरिंग सब्जेक्ट आपको कौन कौन से लगते हैं? कंपनीज एक्ट इज द मेन स्कोरिंग सब्जेक्ट इफ यू हैव रिवाइज इट मल्टीपल टाइम्स। यस, और एंड देन कॉस्टिंग डेफिनेटली। उसके बाद आपका वैसे मैनेजमेंट भी है, अकाउंट्स भी है और इको भी है। तीनों में से वो एवरेज हो जाता है, किसी का कुछ अच्छा होता है, किसी का कुछ। और फाइनेंस आपका लिस्ट स्कोरिंग होता है जनरली, क्योंकि डायनेमिक रहता है। न्यूमेरिकल इस बार तो ज़्यादा आई नहीं। यस सर। बट न्यूमेरिकल की ओवरऑल क्या इंपॉर्टेंस देखते हैं आप एग्जाम में? करना चाहिए अगर कोई प्रिपेयर कर रहा है सीरियसली, न्यूमेरिकल को आप छोड़ नहीं सकते हो, क्योंकि पहले भी आए हुए हैं। अगर इस बार नहीं आए तो इसका मतलब ये नहीं कि आगे नहीं आएंगे। काफ़ी नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स ना मेरे पास कॉल करके पूछते हैं, सर थ्योरी पढ़ लें, इससे हो जाएगा? नहीं तैयारी तो पूरी करनी चाहिए। अच्छा, आप ये बताइए, आपने क्या पूरा सिलेबस किया था, कुछ चैप्टर्स छोड़े थे कॉस्टिंग के, अकाउंट्स के? चैप्टर्स छोड़ता तो शायद आज यहाँ नहीं बैठा होता। चैप्टर्स तो आपको एक बार पूरा ही करना पड़ेगा। उसके बाद आप रिवीजन भले ही 1-2 चैप्टर का छोड़ सकते हो जो आपके अच्छे सब्जेक्ट हैं। फॉर एग्जांपल मेरा एक कॉस्टिंग ऐसा सब्जेक्ट रहा जो मेरे लिए मुझे ज़्यादा रिवीजन की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। बट जैसे कंपनी जेट मल्टीपल रिवीजन चाहिए, तो यू हैव टू डू एवरीथिंग। और इस बार एग्जाम में काफ़ी न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी देखने को मिले थे। मल्टीपल फिल इन द ब्लैंक्स आए थे एक क्वेश्चन में ही। मैच द कॉलम भी काफ़ी यूनिक आए थे। मल्टीपल स्टेटमेंट्स करेक्ट इनकरेक्ट आए थे। तो ऐसे क्वेश्चंस को हैंडल करने का कोई तरीका है, कोई स्पेसिफिक तरीका? सर मैं तो यही कहूँगा कि अगर किसी ने अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करके अगर कोई चीज़ पढ़ी है तो उसके लिए ये क्वेश्चन ईजी ही रहेंगे, हार्ड नहीं होने वाले। अगर आपने सिर्फ ऊपर से पढ़ के, समरी शीट पढ़ के आपने अगर दिया है तो डेफिनेटली यू कैन नॉट डू दैट। फोकस शैल बी ऑन अंडरस्टैंडिंग, नॉट द टाइप ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन तो हो जाएगा, मतलब बेस अच्छा होना चाहिए। बेस अच्छा होना चाहिए, यस, बेस बहुत ज़रूरी है। नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड, हालांकि आप नहीं हैं नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से, बट उनको आप क्या सजेस्ट करेंगे? मतलब आपको एटलीस्ट एग्जाम की नॉलेज तो है कि उनको कितना टाइम लगेगा तैयारी करने के लिए? वैसे तो आपको भी काफ़ी साल लग गए एग्ज़ाम क्रैक करते करते, बट फिर भी एज्यूमिंग के तैयारी करनी है, एग्ज़ाम क्रैक तो जब होगा। यस, अगर मैं तैयारी की बात करूँ, देखो एग्ज़ाम तो डेफिनेटली थोड़ा, अगर मैं पर्सनली ये मानता हूँ 90% आपका हार्डवर्क है, बट 10% आपका लक भी कहीं ना कहीं फैक्टर करता है। बट अगर आप तैयारी की बात करो और एक नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड है, तो मुझे जो पर्सनली लगता है कि एटलीस्ट 5 to 6 मंथ उसको हर एक, यानी 1 मंथ को एक सब्जेक्ट देना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट एंड टू रिटेन इट।
आफ्टर 5 to 6 मंथ वो एक ऐसे लेवल पे आ जाएगा जहाँ पे वो ट्राई करके एटलीस्ट दे सकता है एग्ज़ाम, कहीं ना कहीं फेज़ 1 क्रैक कर सकता है, फेज़ 2 में भी मार्जिन अगर रहेगा तो मार्जिन से रहेगा, नहीं तो क्रैक भी कर सकता है। और कंपनी लॉ जो आपने बताया कि आपके लिए काफ़ी चैलेंजिंग था, काफ़ी लोगों के लिए वो चैलेंजिंग रहता है बिकॉज बहुत फैक्चुअल है, आपने उसका क्या तोड़ निकाला फिर? ये काफ़ी लोग सुनना चाहेंगे। सर जैसे कि मैंने बताया, वो एक वीडियो जो प्लेलिस्ट मैंने की, दैट वाज द रामबाण फॉर मी। उसके बाद मैंने कोई सोर्स नहीं देखा, क्योंकि वो मेरा को जो चाहिए था कि एक चैप्टर कोई मुझे एक पेज में करके दे दे, क्रिस्प था वो, मतलब क्रिस्प जो चाहिए, क्योंकि कंपनीज एक्ट में इतनी चीज़ें हैं, यू कांट मेमोराइज एवरीथिंग। हाँ, लेकिन अगर कोई पढ़ रहा है और उसने कम से कम 5-6 बार मल्टीपल रिवीजन किया है, देन इट मे हैपन कि उसको कहीं ना कहीं उसको इशू नहीं आएगा। नाइस। अभी मैं आपका इंटरव्यू के बारे में पूछना चाहूँगा, द लास्ट स्टेज ऑफ आर इंटरव्यू ऑल्सो। तो इंटरव्यू काफ़ी फ्राइटनिंग होता है और Yes, sir. स्टेक्स काफ़ी हाई होते हैं। जब आप बिल्कुल लास्ट स्टेज पे होते हैं, पता है कि अब कुछ गड़बड़ आ गया तो बहुत क्लोज से हम मिस कर देंगे। यस सर। तो इंटरव्यू आपका कैसा गया? कितने पैनल मेंबर थे? क्या क्या पूछा? थोड़ा डिटेल में बताइए। यस सर, यू आर राइट कि इंटरव्यू एक्चुअली मेरा हमेशा फ्राइटनिंग ही रहा है, ज़्यादा अच्छे एक्सपीरियंसेस नहीं रहे, लेकिन लकीली दिस वन वाज स्लाइटली गुड बिकॉज पैनल वाज कॉर्डियल। देयर वर 4 पैनल मेंबर्स, 1 वाज लेडी एंड 3 वर जेंट्स। एंड जब मैं एंटर किया रूम में तो दे वर लाइक सिटिंग, एक डेस्क के उधर बैठे थे एंड आई वाज लाइक दिस साइड। तो मैंने ग्रीट किया एंड दे स्ट्रेट अवे आस्क यू व्हाट इज़ योर इंट्रो and introduce yourself and tell us about your family. तो आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, जो मैं GIC में करता हूँ, जो मेरा वर्क एरिया है, वो सब मैंने बताया। एंड फैमिली के बारे में मैंने बोला कि फैमिली लिव इन हरियाणा। तो दे सेड कि वाई नॉट विद यू? देन आई सेड कि सर उनको पसंद ही नहीं है मुंबई। तो दे वर लाइक कि अच्छा तो आपको पसंद है? बोला हाँ सर मुझे तो पसंद है। देन वन ऑफ द पैनल मेंबर सेड टू अदर पैनल मेंबर कि सर इसको रखना ही नहीं होगा अपनी फैमिली को साथ में। देन उस मोमेंट पे क्या हुआ कि वो थोड़ा हंसे, तो वो थोड़ा मोमेंट लाइट हो गया, तो मेरे लिए भी वो इजी रहा आगे के लिए। फिर उसके बाद वही अपना सेबी से रिलेटेड उन्होंने क्वेश्चन पूछा, बुक बिल्डिंग पूछा, आपका IPO से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, इन्वेस्टमेंट मैं करता हूँ कि नहीं करता हूँ उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, मेरे बैकग्राउंड से रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन पूछे, इंश्योरेंस से रिलेटेड। एंड देन उन्होंने ये भी पूछा कि आपको इतने साल क्यों लगे, लाइक व्हाट वाज द रीज़न कि 2020 से लेके अब तक आपने चौथा अटेम्प्ट में ही इंटरव्यू में क्यों आए। उसके अलावा भी उन्होंने फिर बोला कि NISM सर्टिफिकेशन क्यों नहीं किया एंड ऑल दोस थिंग। तो मोटा मोटा आपका ये रहा। तो इंटरव्यू में कभी ऐसा हुआ कि उन्होंने क्वेश्चन पूछा और आप आंसर ना दे पाए हों? यस सर, आप हंसोगे लेकिन मैं इसका आंसर नहीं दे पाया, व्हाट इज़ इंश्योरेंस एंड व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन इंश्योरेंस एंड एश्योरेंस। तो क्योंकि मेरे को एक्चुअली वो एश्योरेंस का मुझे कम्प्लीटली आइडिया था नहीं, तब तुक्का नहीं मारना चाहते थे? तुक्का नहीं मारना चाहता था, और मैं नहीं चाहता था कि जो मेरी फील्ड है उसमें मैं गलत हूँ। तो मैंने उनको ये बोला कि सर आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, और वो हंसने भी लगे थे इस बात पे। इट्स बेटर टू बी साइलेंट समटाइम्स Yes. rather than मेकिंग आउट Making out वाइल्ड something. गेसेस। यस। ऐसे उन्होंने एक क्वेश्चन और पूछा था कि NISM सर्टिफिकेशन आपने क्यों नहीं किया इतने 6 सालों में, जब आप सेबी के लिए इतना डेडिकेटेड हो। तो मैंने उनको कोई अलग से आंसर नहीं दिया कि भाई मैंने तो ऐसा किया वैसा किया। मैंने बोला सिंपल कि सर इट वाज माय मिस्टेक, आई शुड हैव डन इट, दैट्स ऑल। तो उसमें वो हैप्पी ही हो गया था, मुझे तो ऐसा लग रहा है। कोई स्ट्रेसफुल क्वेश्चंस भी आपसे पूछे या कुछ स्ट्रेस डालने की कोशिश की इंटरव्यू में? नहीं सर, इस वाले इंटरव्यू में इतना स्ट्रेस कोई HR बेस्ड क्वेश्चन कुछ पूछे कि वेयर डू यू सी योरसेल्फ 5 years from now? नो सर, इट वाज आल्सो सरप्राइजिंग फॉर मी कि उन्होंने HR क्वेश्चन मेरे से इस टाइप के पूछे ही नहीं। ये पूछा कि व्हाई डू यू वांट टू जॉइन सेबी? नो, ये भी नहीं पूछा? नो नथिंग। आई थिंक शायद उन्होंने मन बना लिया था कि Maybe. इसको लेना ही है। वो तो सर मार्क्स आने के बाद ही पता चलेगा। इस साल actually. आपकी किस्मत शायद आपके साथ थी। हाँ, वैसे क्या पता इंटरव्यू में कम हो, फेस 2 में ज़्यादा हो। Yes. क्योंकि फेस 2 तो हमने फोड़ा लग रहा है, जिस कॉन्फिडेंस से ये अपनी स्ट्रैटेजी बता रहे हैं और अलग अलग सोर्सेज बता रहे हैं, तो फेस 2 उन्होंने फोड़ा है भाई। वैसे आप कितने मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं फेस 2 में? सर मैंने अगर इंग्लिश को छोड़ दे, पेपर 2 में। यस, ओनली पेपर 2 आई वाज एक्सपेक्टिंग मोर देन 71। मोर देन 71 इन पेपर 2। पेपर टफ था तो 71 तो अच्छे हैं, मतलब पेपर 2 काफ़ी टफ था इस बार। यस 70। एक्चुअली मैं पेपर जब मैंने एनालाइज किया था मेरे को, तो मुझे लग गया था कि इंटरव्यू कॉल शायद अब की बार आएगा। तो मैं प्रिपेयर तो कर रहा था इंटरव्यू के लिए, बट आ गया था इंटरव्यू कॉल। बट ये नहीं था कि हो ही जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली इतना सेटबैक के बाद। आपने हमारा ऑफलाइन मॉक इंटरव्यू भी दिया था Yes, मुंबई yes. में, तो उसका आपका क्या एक्सपीरियंस है? मतलब क्या आपको अलग लगा उसमें ऑनलाइन मॉक इंटरव्यू से?
सर ऑनलाइन मॉक इंटरव्यूज़ में एक तो आपका जो नर्वसनेस होती है वो अच्छे से झलक नहीं पाती उधर, क्योंकि ऑनलाइन में आपको पता है कि सामने वाला जो बैठा है वो दूर बैठा है, आपको वो ऑब्जर्व भी नहीं कर पाता है टेक्निकली, आप खाली क्वेश्चन के आंसर देते हो एंड दैट्स ऑल। जबकि ऑफलाइन मॉक इंटरव्यूज़ में आप प्रॉपर जो आपका सराउंडिंग बनता है, आपका जो एक डर पैदा होता है कि हाँ मैं इंटरव्यू अंदर देने जा रहा हूँ, सामने जो बंदा बैठा है वो AGM GM लेवल का बंदा बैठा है एंड यू आर गिविंग दैट इंटरव्यू। जैसे मैंने भी आपका जब ऑफलाइन मॉक इंटरव्यू दिया था, मेरे पास वीडियो भी है उसकी, जिस मैं अपना इंट्रो ही नहीं दे पाया था अच्छे से, तो इट हेल्प मी टू गिव द इंट्रो बेस्ट इन माय एक्चुअल इंटरव्यू, क्योंकि आपको पता लग गया था कि यहाँ पे मैं अटक रहा हूँ या ये इस लाइन में मेरे को नहीं समझ आ रहा मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो कहीं ना कहीं एक ऑफलाइन मॉक इंटरव्यूज़ में आपको अपने अंदर की जो डर है इंटरव्यू के रिगार्डिंग वो आपको पता चलता है। नॉलेज तो वैसे भी वहाँ पे चेक नहीं हो रही, इट्स अ पर्सनैलिटी टेस्ट, बट आपका जो अंदर का डर निकालने के लिए आई फील ऑफलाइन मॉक इंटरव्यूज़ बेस्ट। और मैं तो चाहूँगा कि एडुटैप आगे के लिए भी कंटिन्यू करे। हम तो चाहते हैं कि हम ऑल ओवर इंडिया मॉक इंटरव्यूज़ कराएं, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट हम क्यों नहीं करवा पाते हैं, बिकॉज इट्स अ लॉजिस्टिकल चैलेंज कि हम हर जगह जाकर मतलब यू हैव टू रेंट आउट सम गुड प्लेस, यू हैव टू फाइंड सम गुड बोर्ड मेंबर्स, CGM GM who can take quality interviews, then members of our team have to visit. So there are some logistical challenges, but yes, obviously we are working on that. और आने वाले टाइम में हम तो यही चाहेंगे कि हम सेबी के भी मॉक इंटरव्यूज़ कम से कम मेट्रो 5-6 जो मेन मेट्रोज हैं उसमें कराएं, सो दैट ऑल कैन कम। मनीष, इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू एंड आई एम श्योर कि आपकी इंस्पायरिंग मीनिंगफुल जर्नी से लोगों को बहुत ज़्यादा सीख मिलेगी, क्योंकि आजकल की टाइम में आई थिंक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन इज समथिंग विच इज़ नो टू बी सीन एवरीवेयर। सब लोग बस ये चाहते हैं सर फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे हो, बस इस अटेम्प्ट में हो जाए, उसके बाद तो जैसे लाइफ में कुछ टाइम ही नहीं है। तो आपकी जर्नी से मुझे लगता है कि लोगों को एक ठहराव सीखना चाहिए कि द सक्सेस विल टेक टाइम, इट विल टेक योर एफर्ट, इट विल टेक योर मेंटल पीस, बट उसके बाद जो सुकून मिलता है ना, आप समझ रहे हैं वो सुकून, शायद आप अभी उसको महसूस नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसके बाद जो सुकून मिलता है ना वो आप मनीष के चेहरे पे देख सकते हैं और उसकी मम्मी के चेहरे पे भी देख सकते हैं। अगर आप उनकी मम्मी से कभी मिलेंगे तो आपको दिखेगा कि हाउ रिलैक्स्ड, हाउ proud you will feel when you will clear such a competitive exam. So Manish, all the best for your future. I'm sure you will Thank you, sir. make the name of Mahendragarh even more prouder by doing Sure, some sir. great things at SEBI, and the country needs people like you. All the best. Thank you, sir. Thank you so much.